हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार इससे पहले जो है ना हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाए थे। आज जो है ना हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाएंगे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखिए आज जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि यदि हम बात करेंगे सबसे पहले तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले तो हम आज यही जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो नाम में ही है इलेक्ट्रॉन गेन। अभी आप बताओ कि जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बताए थे, आईपी जब बताए थे, तो उसमें क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जहां लॉस होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस बताए थे, तो वहां पे आईपी हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो एफिनिटी हो जाएगा। गेन का मतलब क्या होता है? लेना। यदि हम किसी चीज को ले रहे हैं तो इसका मतलब उससे प्यार है। एफिनिटी का मतलब ही होता है लविंग, प्यार, ठीक है। तो उससे हमको प्यार है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी रखता है तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यदि किसी चीज को लेंगे तो जनरली क्या होता है? रिलीजिंग एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, जनरली, या एनर्जी रिलीज। देखो जैसे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उससे क्या बनेगा? ए माइनस बनेगा, एनायन बन जाएगा। एनायन के बाद जो है ना कुछ एनर्जी भी बनेगा। कुछ एनर्जी जो बनेगा ना, यही है डेल्टा एच। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि बात करते हैं, एंथैल्पी डेल्टा एच की बात कर लेते हैं। यदि हम नॉर्मल ऐसे एनर्जी देखते हैं तो वो एफिनिटी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही चीजें है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में यदि हम कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो जो एनायन बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, क्या बोले? जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, अट्रैक्शन ऑफ एटम जो है ना ज्यादा है। हम एनर्जी रिलीज कर करके जो है ना अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ एटम या किसी भी न्यू इलेक्ट्रॉन से जो है ना अट्रैक्शन यदि ज्यादा है तो उसमें उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा एफिनिटी होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाम में ही एफिनिटी। एफिनिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। अब देखो कुछ चीजें है ना, ये सब थ्योरी है। कुछ चीजें जो है ना हम ये जानना चाहते हैं कि, तो याद रखिएगा जब कैटायन होगा, क्या होगा? जब कैटायन होगा ना तो कैटायन में ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है कैटायन में। एक्सोथर्मिक जब होगा ना तो उसका डेल्टा एच, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि एटम है, कोई एटम है उस पर चार्ज नहीं है तो वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे। कौन सा एक्सेप्शन? नोबेल गैस है रे यार, समझो। नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना जो है ना उतना ही मुश्किल है। ये एंडोथर्मिक है, ये एनर्जी लेने वाला प्रोसेस है, देने वाला नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नोबेल गैस हो गया, बी हो गया फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एमजी हो गया फुलफिल NH2 कॉन्फ़िगरेशन वाला, एन हो गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये सब जो है ना एक्सो नहीं होता है। अब यदि एनायन की बात कर लेते हैं तो एनायन क्या होगा? हमेशा के हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। तो याद रखेंगे कैटायन का एक जो होता है, एटम का भी एक जो होता है। नोबेल गैस को छोड़ दे तो, और फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दे। एनायन का हमेशा एंडोथर्मिक होता है। यदि एक एनायन का एंडोथर्मिक होगा तो बता दो, यदि पोली एनायन बना रहा है तो क्या होगा? वो भी एंडोथर्मिक होगा। तो ऑलवेज एंडोथर्मिक। पोली एनायन का मतलब क्या होगा? आप ये चीज बता दो। देखो एक बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक एनायन बना। जब दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही चीज कहता है कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि पोली एनायन में क्या बोले? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? पॉजिटिव। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। वही चीज लिखा हुआ है, ओ सॉरी दिख नहीं रहा था, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कुछ चीजें हैं। देखो जिसको बनाने में, देखो कोई चीज हम जब बनाते हैं ना तो उसमें एनर्जी लगाना पड़ता है, एनर्जी हम देते हैं। यदि उससे रिलीज नहीं करवाते हैं, तो यदि किसी चीज को बनाने में यदि एनर्जी रिलीज होता है तो वो लीस्ट स्टेबल होता है।
एनर्जी रिलीज याद आया? कोई भी चीज में बहुत सारा ऑर्डर देखे होंगे कि एनर्जी रिलीज जहां हो रहा है वो लिस्ट स्टेबल, जहां पे कम एनर्जी रिलीज हो रहा है वो मोस्ट स्टेबल। वही चीज कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा वो लिस्ट स्टेबल। ये नॉर्मल सी बात है। अब एनर्जी रिलीज की यदि बात कर लेते तो जैसे हम बात कर लेते बेरिलियम, क्या है? फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, NH2 वाला कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या करेगा? ये अपने आप में स्टेबल है, इसके पास जो है ना है बाबू सोना सब है, तो ये क्यों झूठ मूठ का जो है ना बाबू सोना बनाएगा? ये जो है ना ये सोचेगा नहीं नहीं हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमको जो है ना लाइफ जो है ना ऐसे ही एंजॉय करना है, हमको जो है ना एक्स्ट्रा ला करके अपने लाइफ को खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना तो Be माइनस बन जाता है। Be माइनस जैसे ही बनता है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है, लीस्ट स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये खुद पहले से स्टेबल था। ठीक है, तो ये था जनरल बात। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो आज जो है ना अब हम बात करेंगे कुछ कुछ उसका फैक्टर की। देखो जैसे जो है ना कुछ फैक्टर है यहां पे, फैक्टर अफेक्टिंग ईए का फैक्टर क्या होता है? जैसे हम पीरियड में बात कर लेंगे ना, पीरियड में, तो चलो पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो साइज डिक्रीज होता है, आप तो जानते हो कि पीरियड में जो है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। यदि साइज डिक्रीज है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। याद करो जेड इफेक्टिव पढ़ाए थे, यदि नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा। अब देखो दूसरा चीज क्या कहता है? दूसरा कहता है कि पीरियड में जो है ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये याद तो रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो है ना, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कह दो या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हम अलग से बता ही देते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन आता है? जैसे पहला नंबर में आ जाएगा नोबेल गैस। दूसरा पेन ले लेते हैं, नोबेल गैस। नोबेल गैस में क्या होता है मेरे दोस्त? नोबेल गैस का जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना हाईली पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि हाईली पॉजिटिव है तो याद रखिएगा कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में और कौन आता है? और कौन आता है? जैसे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वाला, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला यानी कि NH2 कॉन्फ़िगरेशन वाला। NH2 क्या है? स्टेबल है, स्टेबल है। तो यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला आता है तो याद रखिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होता है। आप कहोगे कि यहां भी हाईली पॉजिटिव, यहां भी। आप ही बता दो ना, ये नोबेल गैस है, ये सब कुछ से परिपूर्ण है, इसके पास बाल बच्चे सब कुछ हो गया है, इसके पास सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, इसके पास बाल बच्चे सब कुछ हो गया है, इसको काहे के लिए इलेक्ट्रॉन लेना और देना? इससे को कोई चीज से मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना अभी ये बाबू सोना ही है, अभी कपल ही बने हैं, इसको तो अभी बहुत कुछ चाहिए। तो ये जो है ना नहीं चाहते हैं कि अभी जो है ना लाइफ को ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, अभी लाइफ को एंजॉय करना है, अभी हमको फालतू दूसरा चीज नहीं चाहिए। लेकिन एक टाइम आने के बाद जो है ना सब कुछ चाहिए। तो ये जो है ना हाईली पॉजिटिव है, इसका 0 तो है, लेकिन मेरे दोस्त इसका जो है ना हाईली पॉजिटिव तो है लेकिन कम है, इसके कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि ये बाल बच्चे वाला आदमी है, ये बाल बच्चे वाला नहीं है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना इसका 0 तो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। ऑलमोस्ट 0 होता है। हम बात कर लेते हैं, ये 0 तो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट 0 होता है। इसका 0 है, लगभग ये 0 के बराबर है। ये भी नहीं चाहते, ये भी अपने आप में स्टेबल अभी सोचते हैं, क्योंकि ये शादीशुदा है, ये अभी कपल है, ये शादीशुदा नहीं है। तो ये तो अपने आप में स्टेबल है ना, जब शादीशुदा होगा तब ना बाल बच्चा पैदा करेगा। ठीक है, चलो अब जो है ना तीसरा देखो, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन है? तो याद है नाइट्रोजन फास्फोरस वाला हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यदि ये पॉजिटिव है, देखो हाईली पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये 0 तो नहीं है मेरे दोस्त, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है।
लेकिन एक बात और है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये किसका है, ये है नाइट्रोजन का। तो फिर फास्फोरस का क्या होगा, तो फास्फोरस का यहां देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि बात कर लेते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, लेस नेगेटिव है। क्या है, लेस नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है लेकिन लेस नेगेटिव है, ज्यादा भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव के जस्ट पास है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लोअर देन पड़ोसी, पड़ोसी से, कभी कभी हिंदी भी लिखना चाहिए, आशीष गुप्ता सर का कॉपी करते, लोअर देन पड़ोसी, पड़ोसी से, पड़ोसी पड़ोसी से थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल किसका है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब आप ही बताओ कि लिथियम है, ये रहा लिथियम। लिथियम की यदि बात कर लेते हैं, लिथियम अभी अभी बताए थे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। एक्सेप्ट किसका किसका लॉ बताए थे, अभी अभी बताए हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का 0 होता है, किसी का ऑलमोस्ट 0 होता है, किसी का कम होता है, तो किसी का लोअर देन पड़ोसी से कम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन है, पहले तो उसी को मार्क कर लेते हैं। अब बताओ आप, यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या था, अभी अभी बताया 0, तो यानी कि 0 किसका है, 0 यदि नियॉन का है तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पे नियॉन, नियॉन लिख दिया, नियॉन का सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद है आईपी लेफ्ट टू राइट बढ़ता था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का पड़ोसी से ज्यादा होता है, यहां पे सबसे कम हो जाता है। अब बताओ नाइट्रोजन होगा या बेरिलियम, मेरे दोस्त बेरिलियम का ऑलमोस्ट 0 था, इसका तो लो है, बेरिलियम का ऑलमोस्ट 0 है, इसका मतलब इसके बाद जो है ना इससे थोड़ा सा ज्यादा बेरिलियम का होगा, लेकिन इसका भी ईएन कम होगा। अब जो है फिर आएगा नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा कि हमेशा पीरियड में नियॉन, बेरिलियम और जैसे नाइट्रोजन लिखे हैं ना, इसी तरह से नोबेल गैस को फिर NH2 वाले कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, फिर हाफ फील्ड को लिखना है, ऐसे लिखना। उसके बाद अब नॉर्मली चलना है, लेकिन एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, लिथियम और बेरिलियम में जो है ना थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है, यही तो एक्सचेंज होता है, लिथियम और बेरिलियम में थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसके बाद लिथियम से ज्यादा बेरिलियम नहीं, बोरोन नहीं होगा, बोरोन होगा पहले, फिर उससे ज्यादा लिथियम होता है, बोरोन होगा, अब बोरोन से ज्यादा लिथियम होता है। फिर अब नॉर्मल चलने देते हैं कि उसके बाद कौन है, कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों को ध्यान में रखना। अब ये होता क्यों है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। देखो जेड इफेक्टिव क्या था, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, बोरोन, लिथियम और बोरोन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा था, लिथियम है यहां पे 2s1 और बोरोन है यहां पे 2p1। मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट ये बता रहा है ना, कहना ये चाह रहा है कि इसीलिए ईएन जो है ना लिथियम का ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, s ऑर्बिटल में हम बात कर लेते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है एज कंपेयर टू पी, इसीलिए लिथियम का ज्यादा था। ठीक है, यही एक रीजन है। ठीक है, अब जो है यहां पे पीरियड का बात खत्म होता है। अब जो है हम बात करेंगे ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि साइज पे चलता है, जेड इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट सेम होता है, साइज पे चलता है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो याद रखिएगा कि ए जो है घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज होता है जनरली।
जनरली, जनरली जो है ना डिक्रीज होता है। अब आप कहोगे कि जनरली क्यों लिखे हो, तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पढ़ ले, थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन तो आता ही है, उसको रटना नहीं है, उसको समझ करके याद करना है जिससे जल्दी याद हो जाए। जैसे अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही चलते हैं, हम बात करेंगे ग्रुप 14 की। जहां से पूछता है क्वेश्चन हम उसी को कवर करेंगे। ग्रुप 14 पे यदि चलते हैं तो यहां पे है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, हम अभी अभी बताए हैं कि साइज बढ़ रहा है तो ईएन कम हो रहा है। तो यहां पे क्या है, साइज बढ़ रहा है तो ईएन कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपका। बस एक बात याद रखिएगा कि पूरे के पूरे कार्बन फैमिली यानी कि 14 से लेकर के फ्लोरीन तक ये बात याद रखना है कि थर्ड पीरियड का जो है ना सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। बस यहीं पे दिक्कत होता है, अभी और भी एग्जांपल बताएंगे। तो देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन से, उसके बाद नॉर्मल लिख देना डिक्रीजिंग ऑर्डर में जर्मेनियम और टीन। अब देखो ग्रुप 14, ग्रुप 14 हो गया। ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। ठीक है, अब देखो यहां पे भी वही बात, फास्फोरस का ज्यादा, नाइट्रोजन, एसबी। कोई दिक्कत? चल ग्रुप 16 का देख लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से टिपो, क्या है वहां पे, यहां भी वही बात, सल्फर का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, एसिटी। बस यही छोटी घटाना बढ़ाना है। ग्रुप 17 की यदि बात करते हैं, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, सब ट्रिक भी बदलते जा रहे हैं इसीलिए कि जिससे याद होते जाए। हम बार बार यूज करेंगे तो आप भी यूज करोगे, याद हो जाएगा। तो फिर यहां भी वही काम करना है कि क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, यहां तक बात रहा। अब जो है ना, अब ये ग्रुप का तो बता दिया कि जनरली जो है ना डिग्री होता है, कुछ जो है ना एक्सेप्शन वाला पोर्शन ये आ गया, नहीं तो अब जो है ना जो भी आएगा नॉर्मल चीजें आएगा। ठीक है, ईए का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे यहां पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अब बताओ क्या होगा, इसको आप खुद से भी बना सकते हो। ये तो अभी देख लिए हैं, ये तो अभी देख लिए हैं कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का, ये तो हम अभी देखे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो नाइट्रोजन जो है ना हाफ फील्ड है तो इसका तो सबसे कम होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। ये तो अभी ये भी ऑर्डर देखे हैं, उसी तरह से ये भी, इसका भी ऑर्डर चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन, सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन। समझ में आया, तो सबसे ज्यादा तो क्लोरीन है। तो याद रखिएगा कि इसके बाद फ्लोरीन आता है, अब ये वाला ऑर्डर चलेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर आएगा सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये वाला ऑर्डर चलता है। अब देखो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब बताओ क्या होगा, याद है कि ये तो ईएन जो है ना हाफ फील्ड वाला है, इसका तो कम ही होगा, इसका भी कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया, सिलिकॉन का, फिर कार्बन का, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि हाफ फील्ड वाला का तो सबसे कम ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया? चलो, तो अब जो है ना मजे, देखो फालतू का बात करने से आपसे कोई फायदा नहीं है। बस मेरा काम है पढ़ाना, तो आपको बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना कुछ चीजें और बताते हैं आपको। ये ना एक चीज और आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक रिलेशन आता है। ये कब यूज करना है, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट पे। अब सेम एलिमेंट की यदि बात कर लेते हैं, सेम एलिमेंट पे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ m लिखा हो, यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ m लिखा हो और पूछेगा कि इसके बराबर ip किसका होगा, पूछेगा कि इसके बराबर ip किसका होगा, तो याद रखिएगा कि जिसका पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी का एनायन का ip ऑफ m माइनस का ip इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ m के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ यदि m प्लस का पूछ दे तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ देना, उसका ip बराबर हो जाएगा। तो याद रखना है कि ip ऑफ m का बराबर हो जाएगा, बराबर। चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का किससे ज्यादा होता है, फ्लोरीन से, इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके एनायन का आईपी ज्यादा होगा इसके एनायन के आईपी से। समझ में आया कि अब हम कह सकते हैं कि आईपी ऑफ Cl माइनस का ज्यादा होगा आईपी ऑफ F माइनस से। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक्सेप्शन आता था, ये तो एक्सेप्शन वाला रूल था ना, नीचे जाने पे तो घटना चाहिए, लेकिन ये तो एक्सेप्शन वाला था कि क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, तो उसी तरह से उसका आईपी के एनायन का ज्यादा हो गया फ्लोरीन के एनायन से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां ए का एक्सेप्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन उसके एनायन की आईपी ऑर्डर का भी एक्सेप्शन होगा। क्या इससे हम कह सकते हैं कि जिसका ए का एक्सेप्शन है जहां पे उसी के एनायन के जो है ना आईपी ऑर्डर का एक्सेप्शन होगा। इसमें ये बोलने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ आईपी ऑर्डर निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्या होगा बताओ। आईपी ऑर्डर याद है कि हम देखे थे कि जेड इफेक्टिव के थ्रू जो है ना आयन वाला जो है ना पीछे रहेगा, सबसे पहले न्यूट्रल वाला आएगा, एनायन वाला पीछे रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं क्या किसका आईपी ज्यादा है। तो नॉर्मल यदि एलिमेंट है तो नॉर्मल आईपी जो पढ़ाए थे कि फ्लोरीन का आईपी ज्यादा होता है क्लोरीन से, वही देखना है। लेकिन यहां पे एनायन वाला आया है तो अभी अभी देखे थे कि जिसका एनायन का ऑर्डर एक्सेप्शन जो है ना वही होगा जो ए का एक्सेप्शन था। तो इसका मतलब क्या हम Cl माइनस और F माइनस लिख दे। चलो दूसरा क्वेश्चन, O माइनस S माइनस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बताए थे, नॉर्मल वाला ऑक्सीजन और सल्फर में क्या बताए थे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, उसमें तो वही बताए थे कि ऑक्सीजन का ज्यादा है सल्फर से। लेकिन एनायन वाला में अभी अभी क्या बताया है कि जो ए का एक्सेप्शन आएगा ना उसी के एनायन यदि रहेगा ना तो उसका आईपी ऑर्डर सेम होगा जो ए का ऊपर वाला ऑर्डर था एक्सेप्शन वाला। इसका मतलब क्या है कि S माइनस फिर O। वैसे जानते हो, दिमाग लगाओगे ना, यदि ऐसे रहेगा ना तो याद रखिएगा कि S यदि आएगा तो उसके बाद S माइनस आएगा। आईपी का ऑर्डर लिख देना, उसके माइनस वाला तुरंत लिख करके जो पहले आएगा वो लास्ट में आएगा। ऐसे ही इधर आता है। देखो तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन माइनस फॉस्फोरस माइनस। क्या था इसका, वही बात, नाइट्रोजन का ज्यादा फॉस्फोरस से। नॉर्मल वाला तो देखना है हमको आईपी वाला जो आईपी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब एनायन वाला आएगा ना तो ए के बेसिस पे देख लेना है कि ए किसका था, फॉस्फोरस का ज्यादा तो उसका एनायन का आईपी भी ज्यादा होगा, P माइनस N माइनस। यहां तक बात रहा। ठीक है, अब हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये चीज तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि नॉन
नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी, नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी जो है ना वो बढ़ेगा, और यदि नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ना हेलोजन ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, तो क्या हम यहां पे लिख दें कि हेलोजन आर मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, ठीक है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन होता है। अब आप कहोगे कि भैया हेलोजन होगा, हम तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, तो मैं कहूंगा फ्लोरीन होगा। आप कहोगे कि भैया ईए के बेसिस पर तो क्लोरीन का ज्यादा, नहीं, यहां पे फ्लोरीन होगा। क्यों होगा उसका भी रीजन बता देते हैं जस्ट, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आप कहोगे क्वेश्चन में कि भैया ऑक्सीडाइजिंग पावर हेलोजन का ज्यादा है, तो हेलोजन में किसका ज्यादा है बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो यदि पूछेगा तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि F2 का ज्यादा, Cl2 का ज्यादा, Br2 का, फिर I2। आप कहोगे कि भैया क्लोरीन का EN ज्यादा होता है, EA ज्यादा होता है, तो आप फ्लोरीन का क्यों बोल रहे हो। तो चलो इसका रीजन बताते हैं कि फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो क्वेश्चन आता है फ्लोरीन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA लिख देते हैं, ठीक है। पावरफुल क्यों है क्वेश्चन हमारा, तो इसका दो आंसर है। आप क्वेश्चन पूछे, हम आंसर दिए कि देखो भाई मेरे ड्यू टू, ठीक है, हम बात करेंगे, कहेंगे देखो ड्यू टू, पहला रीजन है कि फ्लोरीन का जो है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम होता है, क्योंकि छोटा साइज है, लोन पेयर है, रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है ऑफ F2 मॉलिक्यूल। दूसरा रीजन कहेंगे कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है, हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है फ्लोरीन का। और हाइड्रेशन एनर्जी जब भी देखेंगे एनायन में देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रो में से होता पानी, ठीक है। तो हम जब भी देखेंगे तो एनायन का F- का जो है ना हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ठीक है। तो चलो अब जो है ना कुछ कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। तो आप कहोगे कि EA का ऑर्डर तो मेरे दोस्त क्या होता था, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आप फिर कहोगे कि भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नाम लिए तो इसका क्या क्या होगा, तो मैं कहूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है इसमें देखना है कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, Cl बॉन्ड जो है ना इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है, फिर Br2 का होता है, फिर जो है ना F2 का आएगा, फिर I2 आएगा। देख रहे हो कि F2 का कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्यों कम है, ड्यू टू, दिख रहा है ना, हाँ, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन इन F2 में लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे कि फिर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा भैया, तो वो भी जान लो। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना F- का सबसे ज्यादा, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-, ठीक है। तो यहां तक था आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्लास। यदि अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए आ गए हैं। कम टाइम में अच्छा कंटेंट देंगे, यही मेरा एम है। और हम ये चाहेंगे कि जो नीट में पूछता है ना वही बताएं, फालतू का आपके साथ बातें इधर उधर ना करें जिससे कि आपका टाइम खराब हो, ठीक है। तो आप लोग साथ बने रहिएगा। थैंक यू।